Hello students, this is Kundan Gupta and today we will discuss about the topic uses of Euclid's division lemma. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्या यूज है, आज हम ये टॉपिक को डील करेंगे। होता क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा तो पढ़ने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसका यूज करना होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दिक्कत ये होती है कि लास्ट में उनको क्वेश्चन रटना पड़ता है। क्वेश्चन को रट लेते हैं ताकि हम उस क्वेश्चन को कहीं लिख सकें, लेकिन आपको वैसे क्वेश्चन को रटना नहीं है। मैं यहाँ समझाऊंगा और बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा कि मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया और आप भी उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो पिछली वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी और मेरी पिछली दोनों वीडियोज में मैंने रियल नंबर के बारे में आपको एक बार फिर से बेसिक्स उसके बताए थे। उसके बाद मैंने लेमा और एल्गोरिदम के बारे में बताया था। फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में आपको बताया गया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो को देख लें, क्योंकि उसके बाद ही ये समझ में आएगा ये वाला टॉपिक। तो शुरू करते हैं यूजेज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आप यहाँ देखिएगा, मैंने 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखी है। अब आप ये सोचिएगा कि सर क्या 10th क्लास में हम लोगों को काउंटिंग पढ़ाएंगे? अरे नहीं, हम आपको 10th क्लास में काउंटिंग नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये लिखना जरूरी था। क्यों? ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को समझ सकें, इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर मैं इसमें ये पूछूं कि 5 के मल्टीपल्स कौन कौन हैं। मल्टीपल्स का मतलब आप समझते हैं। तो 5 के मल्टीपल्स 1 से 50 के बीच में आपको क्या क्या दिखेंगे? तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये हो गए आपके 5 के मल्टीपल्स। उसको हम एक साथ पहले यहां लिख लेते हैं। कौन कौन सा है 5 का मल्टीपल? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इतने 5 के मल्टीपल्स जो नंबर आपके बोर्ड पे हैं उसमें से निकले हैं। अब आप ये सोचिएगा कि 1 से 50 तक हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि भाई बोर्ड बहुत छोटा है और नंबर बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी हम कितना बड़ा भी बोर्ड होगा उस पर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, सारे नंबर्स को नहीं लिख सकते हैं। 1 से 50 तक लिखने का पर्पस ये है ताकि आप इतने नंबर्स तक एग्जाम्पल को देखें और फिर समझ लें कि आगे का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा। मैंने 5 का मल्टीपल्स यहाँ लिख दिया। अब इसको मैं 5 के टर्म में ब्रेक करता हूँ। कैसे? तो आप देखिए, इसको 5 into 1 लिख सकते हैं, ये 5 into 2 होगा, ये 5 into 3 होगा, ये 5 into 4 होगा, 5 into 5, 5 into 6, 5 into 7, 5 into 8, 5 into 9, 5 into 10। 5 के मल्टीपल को जब मैंने लिखा और 5 के टर्म में उसको ब्रेक किया तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख रहे होंगे कि हर जगह 5 5 5 5 5 5 ये आ रहा है, लेकिन इसके दूसरे जो नंबर्स हैं वहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फर्स्ट नंबर तो आपका मैच कर गया सब में, लेकिन सेकेंड नंबर यहाँ मैच नहीं किया। तो अगर हमको 5 के मल्टीपल को लिखना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा कि 5 के मल्टीपल्स को किसी एक डिजिट में आप उसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसको लिखेंगे कैसे? तो 5 का मल्टीपल अगर लिखना होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 5Q या 5M।
या 5n, इस टर्म में आप लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा सर इस टर्म का क्या मतलब है, ये आप क्यों लिखे? तो देखिए 5 के मल्टीपल में आप एक चीज को नोट कर रहे हैं, ये बात आप नोट क्या कर रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट में सब में 5 5 5 है, तो इसीलिए 5 के मल्टीपल को मैंने शुरुआत में 5 यहाँ पे जो है इसके बदले में लिख दिया। लेकिन इसके बाद का नंबर क्या सेम है? तो सेम नहीं है, इसीलिए मैंने एक वेरिएबल का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसके साथ 5 के साथ जो नंबर होंगे वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं। अब आप क्यू यूज कर सकते हैं, आप एम यूज कर सकते हैं, आप एन यूज कर सकते हैं। ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है, आप किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस लेटर का यूज कीजिएगा, जैसे मैंने अगर यहाँ क्यू का यूज किया तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा कि वेयर क्यू इज सम इंटीजर। मैं इस चीज को यहाँ शो करूंगा, इस बात को लिखूंगा कि क्यू क्या है, कोई इंटीजर है। क्यों? क्योंकि क्यू का एक फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं, क्यू कहीं 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी -1 आएगा, -2 आएगा, तो क्यू यहाँ क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। यानी कि 5 के मल्टीपल को अगर हमको लिखना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा कि 5 के सारे मल्टीपल को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम 5q लिख सकते हैं और या 5m लिख सकते हैं। जो लेटर चाहें आप वो लेटर यहाँ लिखिए, लेकिन जिस लेटर का आप यूज कीजिएगा, जैसे मैंने q का यूज किया, अगर m का यूज करता, अगर 5 के मल्टीपल को 5m लिखता, तो यहाँ नीचे उसको बताता कि वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमें ये बताइए कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 3q, इसका क्या मतलब है? 3q का मतलब हो गया कि नंबर 3 का मल्टीपल है। जो भी नंबर आएगा इसमें सब 3 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि यहाँ शुरू में 3 आ गया। 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 और 3 कैंसिल आउट तो हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा। तो इसीलिए अगर कोई नंबर 3q के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर कोई नंबर 8q के फॉर्म में है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही, इसका मतलब ये है कि नंबर 8 का मल्टीपल है। अच्छा, नंबर 3q + 1 के फॉर्म में होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नंबर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। अच्छा, नंबर 5q + 4 के फॉर्म में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नंबर 5 के मल्टीपल से 4 ग्रेटर है, 4 ज्यादा है। तो 3q + 1 5q + 4, ये इसका मतलब क्या है, ये आप समझ गए ना? तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया गया है, जिसको बच्चे ज़्यादातर बच्चे उसको जो है रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर जो है उसके क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले अभी एक बार और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए, 5 के मल्टीपल को तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो 5 का जो मल्टीपल होता है वो किस फॉर्म में होता है? 5q के फॉर्म में होता है, 5q के फॉर्म में होता है, या 5m के फॉर्म में होता है, या 5n के फॉर्म में होता है। जैसा वेरिएबल आप चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। तो 5q के फॉर्म में ये है, क्योंकि 5 का मल्टीपल है। 5q के फॉर्म में ये भी, 5q के फॉर्म में ये भी है, 20 भी 5q के फॉर्म में है। जो जो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि सब 5q के फॉर्म में है, सब 5q के फॉर्म में। इतना ही देख लेते हैं, उस दोनों को छोड़ देते हैं, या फिर देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। 5q 5q। अब आप यहाँ ये बताइए कि ये जो नंबर हमने सर्कल किया है वो तो 5 का मल्टीपल है। अब इस 5q के टर्म में 8 को लिखना होगा। 5q के टर्म में अगर 8 को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपके पास बहुत ही आसान ट्रिक है। अभी आपने क्या पढ़ा, ये नंबर 5q के फॉर्म में है, तो ये 5q से कितना ज्यादा है? 1। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा? ये हो जाएगा, एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि ये स्पेस जो है वो आपका बन जाए।
अब देखिए ये 5 क्यूब के फॉर्म में है, तो 6 किस फॉर्म में हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 1, क्योंकि 5 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर है ना, एक ज्यादा है ना, ये हो गया 5 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में। अच्छा 7 को क्या लिखेंगे आप बताइए, 5 क्यूब प्लस 2, 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। अगर 8 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 5 क्यूब प्लस 3, क्योंकि 5 के मल्टीपल से 3 ग्रेटर है। अगर 9 को लिखना होगा तो 5 क्यूब प्लस 4, और फिर अगला नंबर हमारा आ गया 5 क्यूब। यानी कि 5 क्यूब के टर्म में अगर नंबर को लिखते हैं तो क्या क्या हम लिख सकते हैं, तो हम उसके बदले में लिख सकते हैं 5 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 4। इतने फॉर्म में नंबर को लिखा जा सकता है अगर नंबर 5 का मल्टीपल है तो। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब हमको ये बताइए कि नंबर 6 का मल्टीपल होगा तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि 6 क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। अगर 6 का मल्टीपल है तो 6 क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 6 क्यूब प्लस 1 ये रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। तो अब आप 1 से 50 तक यहाँ देखिए और बताइए कि किस नंबर को 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कौन कौन सा नंबर 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में होगा बताइए। चलिए शुरू करते हैं। 7 देखिए तो 6 का मल्टीपल से एक ज्यादा है। चलिए उसके बाद बताइए तो 6 का मल्टीपल 12, उससे एक ज्यादा 13। ये भी आपका ये हो गया 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में, ये हो गया 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में। अच्छा उसके बाद 18 से एक ज्यादा यानी कि ये हो गया 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में। तो 6 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1 ये सब क्या है, ये आप समझ गए ना कि इसका क्या मतलब होता है। बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि सर 6 क्यूब, 5 क्यूब, 4 क्यूब ये क्या है, ये भाई कौन सा एलियन है। ये कोई एलियन नहीं है, ये मैथमेटिक्स का ही टर्म है हुआ। आपको उम्मीद है कि अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अभी फिलहाल हम केवल मतलब समझना है, तो इसका मतलब समझ में आ गया। अब देखिए एक ही नंबर को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे 20 की बात करें तो 20 को अगर 5 क्यूब के फॉर्म में लिखना होगा तो ये 5 का मल्टीपल है तो 5 क्यूब होगा। 20 जो है अगर जो है 5 का मल्टीपल लिखेंगे तो 5 क्यूब के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम 20 को 6 के मल्टीपल में लिखें, 6 के मल्टीपल में 6 क्यूब के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि 20 के आसपास 6 का मल्टीपल कौन है। कौन है 18 6 का मल्टीपल है ना, यानी कि ये जो 18 है ये किस फॉर्म में है 6 क्यूब फॉर्म में है। तो 6 क्यूब फॉर्म में है तो 20 उससे कितना जाता है 2, यानी कि 20 जो है 6 क्यूब के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 2। 20 को क्या लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 2। क्यों, क्योंकि 6 के मल्टीपल से ये 2 जाता है। अच्छा 7 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होगा, 7 क्यूब के फॉर्म में लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो देखेंगे कि 7 का मल्टीपल कहाँ, इसके पहले 7 का मल्टीपल कौन है, तो 7 का मल्टीपल 7 होगा, 14 होगा और फिर यहाँ होगा 21। तो हमको इसके पहले का 7 का मल्टीपल देखना है, तो 20 के पहले 7 का मल्टीपल है 14, तो 14 से कितना ज्यादा है 1 2 3 4 5 6 4 जाता है। तो 20 को 7 के मल्टीपल में लिखना होगा तो 7 क्यूब प्लस 6 लिखेंगे। यानी कि एक ही नंबर को आप जिस फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने 5 क्यूब के फॉर्म में नंबर को जब लिखा तो हम 5 क्यूब प्लस 4 तक ही स्टॉप क्यों कर गए, हमने 5 क्यूब प्लस 5 क्यों नहीं लिखा। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो अपना कॉमन सेंस है और दूसरा यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक तो अपना कॉमन सेंस इसलिए है क्योंकि आप यहां देखिए ये 5 क्यूब के फॉर्म में, यानी कि 5 का जो मल्टीपल है वो 5 क्यूब के फॉर्म में होता है। तो ये हो गया 5 क्यूब प्लस 1, ये हो गया 5 क्यूब प्लस 2, ये हो गया 5 क्यूब प्लस 3, ये हो गया 5 क्यूब प्लस 4। अगला जो नंबर है वो फिर तो 5 का मल्टीपल हो गया, नेक्स्ट जो नंबर है वो भी तो 5 का मल्टीपल हो गया। तो हम इसको 5 क्यूब प्लस 5 नहीं लिखेंगे, हम इसको वापस लिखेंगे 5 क्यूब, क्योंकि 5 का मल्टीपल किस फॉर्म में होता है 5 क्यूब के फॉर्म में होता है। तो एक तो आपका ये अपना कॉमन सेंस हो गया। दूसरा हम ये देखते हैं कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रखा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी नंबर
a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है। और r के बारे में क्या बताया गया, r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेस देन b। r इज इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। ये आपको बताया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो इस अगर हम b की जगह 5 लिखते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5q प्लस आर। क्योंकि देखिए a की जगह तो a ही है, q की जगह q है, r की जगह r है, बस हमने b की जगह जो है चेंज किया है, b की जगह क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं। तो अब हमको ये बताइए कि यहाँ जो हमने ये जो लिखा है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b, इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो इस टर्म में इसका मतलब हो जाएगा r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b की जगह कौन आ गया 5, तो लेस देन हो गया 5। अब हमें इसका मतलब समझना है कि अगर हम b की जगह, यानी कि b क्या होता है डिवाइजर, यानी कि किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो वो बताएगा ये वाला टर्म। देखिए कैसे, r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो r की वैल्यू पॉसिबल है 0, 0 से ग्रेटर, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है कि r इज लेस देन 5, r की वैल्यू 5 से कम होगी, 5 से ज्यादा नहीं हो सकती है या 5 के इक्वल भी नहीं हो सकती है। तो 0 से 5 के कम तक कौन सा नंबर हो गया, 5 के पहले क्या आता है 4, तो 0 से लेके 4 तक यहाँ जो है वैल्यू आ जाएगी इस टर्म में। तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या आ गया 0 1 2 3 4। ये पॉसिबल है अगर नंबर जो है 5 से डिवाइड होता है तो अब आप अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में, यानी कि a इज इक्वल टू 5q प्लस r जो है, इसमें अगर आप रिमाइंडर की जगह 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा a इक्वल टू 5q। अगर 1 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 5q प्लस 1, 2 रखिएगा तो 5q प्लस 2, 3 रखते हैं तो 5q प्लस 3, 4 रखते हैं तो 5q प्लस 4। 5q प्लस 5 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम 5q प्लस 4 तक ही लिखते हैं, 5q प्लस 5 नहीं लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब ये जब क्वेश्चन को आप देखिएगा तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अच्छा एक टर्म और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 6q प्लस 4। अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, क्या 4 से इसको कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, आपके पास कोई भी नंबर किसी फॉर्म में हो ना, तो आप उसमें से देखिए कि क्या क्या कॉमन पॉसिबल है, क्या क्या उसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। आप ये बताइए कि इस दोनों टर्म में कॉमन क्या क्या होगा, तो हम इस दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 3q प्लस 2, यानी कि कॉमन तो आपका 2 ही आएगा इसमें से। यानी कि जो नंबर आपका कॉमन आएगा ना, जैसे यहाँ 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब है कि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब जैसे देखिए, एक नंबर है 8q प्लस 4, तो अगर मैं पूछूं कि ये किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो देखिए आप इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4q प्लस 2, या और क्या कॉमन आ सकता है 4 कॉमन आ सकता है, ये क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। तो हमको इससे मतलब नहीं है अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, हमको ये लिखना है कि बाहर कॉमन क्या निकल गया है। बाहर 4 निकल गया है और बाहर 2 निकल गया है, यानी कि इस नंबर में 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। इसका सीधा सा मतलब ये है ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है। यानी कि जो नंबर बाहर आए हमें ये समझ लेना है कि वो नंबर उससे कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे यहाँ 8q प्लस 4 में 4 कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, तो 8q प्लस 4 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। अब हमको ये बताइए कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है इवन बोलते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं ऑड बोलते हैं। ये तो भाई आप 3 4 में ही पढ़े होंगे।
अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। यहाँ और लगाना है। और का मतलब ये है कि या तो इस फॉर्म में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस नंबर में कहीं भी कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये लेट कर लेंगे। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम ये मान लेंगे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा ए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें लेट ही करना पड़ेगा। तो हम लेट करेंगे कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नहीं मानेंगे, और तो हम बाद में प्रूफ करेंगे। हम यहाँ लेट करेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बताइए कि अगर a को हम b से डिवाइड करें, अगर हम a को b से डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ क्वोशिएंट और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो उसको हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रोसेस आपका बहुत मायने रखता है। आप इसको 2-3 लाइन में भी बना सकते हैं। बहुत लोग बोलेगा कि 2-3 लाइन में बना लीजिए, काम आपका हो जाएगा। हमें पूरा काम नहीं करना, हमें यहाँ काम नहीं चलाना है। हमें जो है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हो रही है, और बोर्ड के एग्जाम में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देना होगा। तो प्रॉपर सॉल्यूशन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहिएगा, शॉर्ट कट में विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, तो जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई क्वोशिएंट मिलेगा, उसको हम q मान लिए, और रिमाइंडर मिलेगा, उसको हम r मान लिए। तो ऑन डिवाइडिंग a by b, let q be the quotient and r be the remainder। अब जब a और b दो नंबर आ गया तब तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, a = bq + r। अब वही चीज where r is greater than or equals to 0 less than b। अब अगर हम कंपेयर करें इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यहाँ क्या लिखा हुआ है 6q + 1, और ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट होता है bq + r। तो कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ q, यहाँ q, b की जगह क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यानी कि हमारा जो डिवाइजर है वो हमारा यहाँ क्या है 6 है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये हमको क्वेश्चन में ही दिख जाएगा कि b की जगह क्या पुट करना है, वो क्वेश्चन में ही दिखेगा। यहाँ जो जैसे q के साथ जो आपका नंबर है वही b की वैल्यू को शो करेगा। तो b की जगह में क्या रखना है, 6 रखना है। ऑन पुटिंग b = 6 इन इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में अगर हम b की जगह 6 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, केवल b की वैल्यू को रखना है, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। तो a की जगह पे a ही रहेगा, b की जगह क्या आ गया 6, q की जगह q रहेगा, r की जगह r रहेगा। तो अब न्यू इक्वेशन हमें मिला a = 6q + r, और इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब जब यहाँ चेंजिंग आई b में तो यहाँ भी चेंजिंग आएगा b में। अब ये वाला टर्म यहाँ जब लिखेंगे तो 0 की जगह 0 रहेगा, r की जगह r रहेगा, लेकिन b की जगह क्या आ जाएगा 6। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब अभी हमने यहाँ पे देखा था कुछ देर पहले, r = 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 6। r की वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, लेकिन 6 से छोटी होगी। कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, तो सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, यहीं तक हो सकते हैं। r की वैल्यू ना 6 तक पहुंचेगा, ना 6 से ज्यादा होगा। अब हम r की वैल्यू यहाँ देखें तो 0 1 2 3 4 5 ये आया। अब हम क्या करेंगे, r की जो जो पॉसिबल वैल्यू है उसको एक एक करके 1 by 1 हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पहले अगर 0 पुट करेंगे, r की वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए, ये हो गया 0, a = क्या हो जाएगा 6q, r की जगह 1 रखेंगे, ये हो जाएगा a = 6q + 1। अगर 2 रखते हैं तो a = 6q + 2, 3 रखेंगे तो a = 6q + 3, ऐसे ही 5 तक हम वैल्यू रखेंगे। तो उसको हमने यहाँ लिखा है, ऑन पुटिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन 2 1 by 1 we get a = 6q, a = 6q + 1, a = 6q + 2,
एज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, एज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, एज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ये बारी बारी से वैल्यू जब हमने यहाँ रखा तो हमें ये वैल्यूज मिली। अब इसमें ये देखिए कि 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, इस पर फोकस करते हैं। 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4। देखिए तो क्या इसमें 2 कॉमन नहीं आ सकता है? इसमें 2 कॉमन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या इसमें 2 कॉमन आएगा? बिल्कुल इसमें भी 2 कॉमन आएगा। क्या इसमें 2 कॉमन आएगा? बिल्कुल यहाँ भी 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन आने का क्या मतलब हो गया? 2 कॉमन आने का मतलब है कि ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल कौन होते हैं? इवन। तो उसको हमने यहाँ लिख दिया है। तो here 6 क्यूब प्लस 2 and 6 क्यूब प्लस 4 are divisible by 2। ये तीनों 2 से डिविजिबल हैं, so they are even। तो वो क्या होंगे? इवन होंगे। लेकिन बाकी जो 3 बचा कौन सा? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो आप ये देखिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो क्या इसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है? कोई कॉमन 2 निकलेगा? कॉमन 2 कॉमन नहीं निकलेगा। देखिए तो क्या इस दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा? इस तीनों में 2 कॉमन नहीं निकल सकता है। इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो उसको मैंने यहाँ लिखा है कि सिमिलरली 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दे आर ऑड। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें प्रूफ ये करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो हमने जब सॉल्व किया तो ऑड वाला फॉर्म तो हमको वही मिला, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। इवन वाला आपका कौन था? 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4। तो हमें ऑड के बारे में लिखना है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ नीचे लिखना नहीं है, इस क्वेश्चन को ही रिपीट कर देना है। हेंस करते हैं, जैसे हेंस हम हेंस कर देंगे। हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब इसको हम नीचे लिख देंगे। हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये है आपका इसका पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में होमवर्क होगा। आप इसे नोट कीजिए। तो लिख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है। किसी क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव इंटीजर होगा, किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो पहले देखते हैं। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। उस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। यानी कि सीधी सी बात है कि हमें यहाँ क्या करना होगा, नंबर जो हम लेट करेंगे, ए जो हम लेट करेंगे उसका स्क्वायर करना होगा। पिछले क्वेश्चन को आप देखिए अभी फिलहाल, पिछले क्वेश्चन में देखिएगा तो वहाँ स्क्वायर नहीं होगा, वहाँ सीधे होगा सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर या एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नंबर का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब भी हो सकता है, तो स्क्वायर क्यूब पावर 4 कुछ भी हो जाए पावर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो सेम वही चीज, क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम आपको पहले ही बताए थे कि यही क्या आपको मिल जाएगा कि b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ m के साथ क्या है 3। अब यहाँ टॉपिक एक समझने वाले ये है, आप कहिएगा सर पिछले क्वेश्चन में जो हम देखे थे वो 6 क्यूब प्लस 1 इस फॉर्म में था, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5 इस फॉर्म में था। इसमें जो क्वेश्चन है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में।
अब आप कहिएगा सर यहाँ Q था और यहाँ M आ गया, अब ये कहाँ से आ गया, इसमें हम क्या करेंगे? तो देखिए इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने वहाँ शुरू में भी एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ही लिखा था, यहाँ भी आपको एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ही लिखना है। ये जो पोर्शन है ये बाद में अपने आप आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि आप यहाँ Q भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं। ये पहले डिस्कस हो चुका था कि आप जो है अगर कोई नंबर 6 का मल्टीपल है तो आप उसको 6Q लिख सकते हैं, 6M लिख सकते हैं, 6N लिख सकते हैं, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप खुद पर डिपेंड करता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ 6 के साथ या Q की वैल्यू जो है Q के लिए वैसे वेरिएबल का यूज करना है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि a भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो a को हम जो है 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि b की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। क्योंकि हम एक में किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 3 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, तो 3 डिवाइजर हो गया। और डिवाइजर को यूक्लिड डिवीजन लेमा में b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो b की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो जब b की जगह 3 आ गया तो यहाँ भी थोड़ी चेंजिंग आएगी। अब यहाँ पे जो है b की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, b की जगह यहाँ आ जाएगा 3। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम इस पे दिए हुए थे। आई थिंक अब इसमें टाइम देने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, इससे आप खुद जब समझ जाइएगा कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 से लेके और 3 से पहले यानी कि 2 तक, r की वैल्यू 0 से लेके 2 तक होगी। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो गया, 0 1 2। अब हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में स्क्वायर करना है ना, तो अब हम जो नंबर लेट किए हैं वो तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, वो तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन में ये है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके स्क्वायर को शो करना है, तो हमको उसका स्क्वायर तो करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉजिटिव इंटीजर हमारा है ये, उसको स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यहीं से हो जाएगा, इक्वेशन 1 में ए है तो हमको यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमने इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे लेट कर दिए इक्वेशन 1, उधर स्पेस नहीं था तो यहीं पे लेट किए हैं। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r है, इसमें a लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, जो इंटीजर उसका स्क्वायर हमें प्रूफ करना है, तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और ये आपका RHS में है 3q प्लस r, तो यहाँ पे 3q प्लस r का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर, तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा यहाँ पे जो a स्क्वायर हो गया, ये a प्लस b के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पर ब्रेक होगा, और a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तब क्या लिखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो आपने बहुत पहले पढ़ा भी और आई थिंक सबको ये मतलब जो है मालूम रहता है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम यहाँ यूज किए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट में आता है a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या आएगा 9q स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में आ गया, तो इसको हमने यहाँ पे ब्रेक करके लिखा, ये हो गया 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 6qr, और ये हो गया r स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा जो है फॉर्मेशन हो गया। अब r की पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, a का जो वैल्यू मिला था हमें उसमें r की वैल्यू एक एक करके पुट करते थे। यहाँ भी हम अब हमें a स्क्वायर का फॉर्मेशन मिल गया, नंबर का स्क्वायर करने के बाद ये जो इक्वेशन 1 हम लेट किए इसमें a का फॉर्मेशन था, a का फॉर्मेट था, यहाँ है a स्क्वायर का फॉर्मेट, इसलिए a स्क्वायर वाला जो फॉर्मेट है इसको हम इक्वेशन 2 लेट करेंगे और इसी में एक एक करके r की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो पहले r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, इसलिए रेट से लिखे हैं कि आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आप
सीधे जो है आर की वैल्यू 0 यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखिएगा तब भी बढ़िया, लिखिएगा तो और ज़्यादा बेटर ही होगा। तो हम आर की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, बस आर की जगह 0 आएगा। इसमें तो आर नहीं है तो ये ऐसे ही उतर गया, इसमें आर है तो 6 क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन है आर का, तो 6 क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0 का, क्योंकि आर की जगह क्या है 0। और फिर नेक्स्ट स्टेप में है आर स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर। इसको हमने ऐसे इधर ही सॉल्व कर दिया, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 0 का स्क्वायर 0, बच क्या गया 9 क्यूब स्क्वायर। तो 9 क्यूब स्क्वायर हमें 9 क्यूब स्क्वायर मिला, तो 9 क्यूब स्क्वायर मिला, लेकिन नंबर को हमको किस फॉर्म में करना है 3m और 3m+1, यानी कि 3 बाहर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि क्या 3 कॉमन आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। जब 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर। तो ये 3 बाहर निकलने का मतलब है कि ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो 3m का मतलब भी तो वही है कि 3 का मल्टीपल हो गया। अब 3 के मल्टीपल में अब जैसे देखिए 3 का मल्टीपल अगर हम लिखते हैं 6, ये हो जाएगा 3 × 2, और 3 का मल्टीपल अगर हम लिख दें कोई बड़ा नंबर ही ले लेते हैं 66 ले लेते हैं, तो इसमें तो 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या मिलेगा 22। तो इसमें और इसमें गैप जो आपका बढ़ेगा या घटेगा आपका जो है नंबर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ तो आपका 3 होगा ना, और ये आपका नंबर एक जैसा कभी होगा नहीं होगा, तो इसीलिए इस नंबर को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर हमारा 3 को कॉमन लेने के बाद ये जो नंबर बचा 3 क्यू स्क्वायर, इसको हमने क्या लेट कर दिया m, लेकिन जब आप लेट किए तो बगल में आप यहाँ लिखिएगा कि m का मतलब क्या है। m आपने किसकी जगह रिप्लेस किया है, 3 की जगह 3 है, और m की जगह किसको रिप्लेस किए हैं 3 क्यू स्क्वायर को, तो इसलिए यहाँ लिखिएगा कि वेयर m इज 3 क्यू स्क्वायर। क्लियर है। अब हम ये तो 0 पुट कर दिए, अब 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो पुट करने के बाद यहाँ सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। इसमें से 3 कॉमन आ सकता है कि नहीं, तो क्या तीनों से 3 कॉमन लेना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो 3 है ही नहीं, या 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसी दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, इसको अलग छाट देंगे, इसको साइड कर देंगे। तो हमने जब इस दोनों को देखा यहाँ क्या क्या कॉमन आ सकता है 3q कॉमन आ सकता है, तो हमने 3q कॉमन लिया, यहाँ बच गया 3q और यहाँ बच गया 2, और ये जो था उसको हमने बगल में लिख दिया। अब देखिए ये भी 3m, ये आपका देखिए कि 3 का मल्टीपल आ गया ना, तो 3 के मल्टीपल में 3 तो यहाँ है, लेकिन इसके साथ कौन सा नंबर है q × 3q+2, तो हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे m लेट कर लेंगे। तो अगर इसकी जगह m लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे की जगह m लिख दिया जाए तो हो जाएगा 3m+1, इसकी जगह हमने m लिखा तो ये हो गया 3m+1, और m हमने किसकी जगह लिखा है तो q × 3q² + 2, यहाँ लिख देंगे फिर m इज q × 3q² + 2। अब देखिए फिर r की जगह हम 2 रखें, तो r की जगह 2 रखने के बाद जब सॉल्व किया गया तो वैल्यू आ गई ये 9q² + 12q + 4। अब देखिए यहाँ तो 3m और 3m के फॉर्म में तो आ गया, हमें वही फॉर्म लाना था तो वो तो आ गया, लेकिन इसको छोड़ नहीं ना सकते हैं, जब ये दोनों फॉर्म आ गया तो इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, करना तो पूरा करना पड़ेगा पॉसिबल सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, तो सोचेंगे कि 4 को क्या ब्रेक किया जा सकता है, तो बिल्कुल 4 को 3 + 1 में तो ब्रेक किया जा सकता है, तो हम इस दोनों को वैसे ही लिख देंगे और 4 को 3 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि ये तीनों में जो है 3 कॉमन आ जाएगा, तो इस तीनों में 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन होने के बाद यहाँ बचा 3q², यहाँ 4 + 4q + 1, और ये जो 1 है इसको हम अलग साइड में छाट के लिख दिए। तो अब ये भी आ गया 3m+1 के फॉर्म में, यहाँ पे m का वैल्यू क्या लिखेंगे ये वाला पोर्शन, तो ये भी आ गया 3m+1 के फॉर्म में, जहाँ m की वैल्यू है 3q² + 4q + 1। तो हमने जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद उसका स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में आया या 3m+1 के फॉर्म में आया, क्या दूसरा कोई फॉर्म आया यहाँ पे नहीं आया। इसीलिए हम यहाँ देखें कि हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m
और 3m+1 वेयर m इज सम इंटीजर। m क्या है, वहाँ पे कोई इंटीजर है, m अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटीजर है, तो किसी एक के बारे में तो m को नहीं बोल सकते हैं कि हाँ m केवल 3q² को रिप्रेजेंट कर रहा है या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमने देखा वो स्क्वायर पर था, अगर क्वेश्चन में क्यूब होता, क्यूब में हम क्या करते हैं, सेम यही वर्क करते हैं, बस यहाँ पे जो है स्क्वायरिंग की जगह यहाँ आप इस नंबर का क्यूब कर दीजिएगा, यहाँ इस नंबर का क्यूब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा वो आपको क्वेश्चन में ही दिख जाएगा कि कौन सा नंबर आपको वहाँ पे लेना है, बी की जगह आप क्या यूज कीजिएगा। तो जब आगे क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिखेगा जिसमें आपको क्यूब होगा, तो क्यूब वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने यहाँ स्क्वायर किया है आपको वहाँ पे क्यूब कर देना है, और फिर जब क्यूब का जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जब उसको ब्रेक कर दीजिएगा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद एक एक करके रिमाइंडर की वैल्यू को पुट करना है, सेम यही कंडीशन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसको अभी लिखिए, और लिखने के बाद हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करके लाना है। तो आप फिलहाल इसको नोट कीजिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आज हमने जो जो टॉपिक पढ़ा उसी पर मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको ऐसे अगर एनसीईआरटी का बुक आपके पास है तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कीजिएगा, या फिर जो भी बुक आपके पास है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने खुद से बहुत सारे बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फाइंड आउट करके और कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। मैं एक बार पढ़ के सबको बता देता हूँ। इफ n² - 1 is divisible by 8 then what type of integer is n। अगर n² - 1 8 से डिविजिबल है तो n किस टाइप का इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा। ये आपको n की जगह पे वैल्यू डाल के देखना है, वैल्यू रख कर देखिएगा कि आपको कौन सा वैल्यू सुटेबल वहाँ पे वो सूट करता है। 2-3 वैल्यू डालिएगा, 2-3 वैल्यू को जब रखिएगा अपने आप वो आपको जो है बता देगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 650 एंड 170। देखिए जब भी लार्जेस्ट नंबर हो ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए तो, या फिर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए या मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए अगर होगा इसका मतलब वहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है, एक आध जगह आपका एक्सेप्शन है, लेकिन लार्जेस्ट, मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट ये वर्ड का अगर यूज हुआ हो तो ज़्यादातर केसेज में वहाँ पे HCF फाइंड आउट करते हैं, और स्मॉलेस्ट, लीस्ट इन सब वर्ड का यूज किया गया हो इसका मतलब वहाँ पे LCM फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 minus 117, यानी कि 65 and 117 का HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, यानी कि इनके HCF को इसके इक्वल कर देना है। तो जाहिर सी बात है कि 65 और 117 का HCF 13 आएगा, तो 65m - 117 इज इक्वल टू 13 कर दीजिएगा। तो वहां से आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो तो आसान है, आपका m की वैल्यू वहीं से आपकी फाइंड आउट हो जाएगी उसी इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट लें, उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या वो 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। देखिए दो कंजुगेटिव में क्या, तो 1 के बाद 1 का कंजुगेटिव क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लेना है? पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो देखिए तो इस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है नहीं है। कुछ और कंजुगेटिव नंबर को लेके देखते हैं, 6 और 7, तो 6 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 42। तो देखिए तो ये भी 2 से डिविजिबल है, तो आंसर तो होगा यस। अब रीजन आपको खुद से लिखना है कि क्यों ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट है,
so that any positive odd integer is of the form 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 5 और 8q plus 7। मतलब वो क्या करना है, b की जगह 8 रखना है और उसको सॉल्व करना है। फिर प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q plus 1 और 5q plus 4 फॉर सम इंटीजर q। इसके लिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसमें आपको जो है दिया हुआ है कि सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m plus 1 और 4m plus 3। यानी कि आपको क्या करना है, b की जगह 4 लेना है और जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था आपका पीछे का दोनों क्वेश्चन, उसमें हमने एक में स्क्वायर किया था, ये क्यूब आया है तो हम स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर जो है छोड़ता हूँ। हम आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर जिन बच्चों से हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर जिन बच्चों से नहीं हो वो कमेंट बॉक्स में इसको लिख देंगे, इसको बताएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपको दे दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 2, 6q plus 4। हमने जो क्वेश्चन प्रूफ किया था उसमें और प्रूफ किए थे, हम थोड़ा चेंज किए हैं, क्वेश्चन में मॉडिफाई किए हैं और यहाँ इवन लिख दिए हैं, ठीक है। और फिर नीचे आपका वो है स्क्वायर वाला क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके लाना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरा वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आए और आपकी पढ़ाई और बढ़िया तरीके से हो। तो आप इसे नोट कीजिए और नोट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है आगे का टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। आप फिलहाल ये समझिए कि आप रियल नंबर के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बिल्कुल जरूरी है और आप इसे सॉल्व कीजिए। ओके, लिखिए।